नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। 272 एमिनेंट प्रोमिनेंट आदरणीय लोगों ने चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को, लव लेटर लिखा राहुल गांधी को और बड़ा तमाशा हुआ। उसके बाद इन 272 लोगों के सम्मान की पोल खुलनी शुरू हुई। लिस्ट थी पूरी, लिस्ट में नाम था और लिस्ट में रिसर्च हुआ और रिसर्च होने के बाद इनकी पोल खुलनी शुरू हुई कि ये असल में हैं कौन लोग। डिटेल में बताऊंगा, एक एक तरह तरह की प्रजातियां हैं, भांति भांति के जीव जंतु हैं इसमें, सबके बारे में अलग अलग बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला नंबर जिनका है वो है योगेश गुप्ता जी। योगेश गुप्ता जी जो है वो विदेश सेवा में रहे हैं। विदेशों में इन्होंने भारतीय उच्चायुक्त और राजदूत की भूमिका निभाई है, तो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। और इनके पास लगता है दो काम है, दिन में भाजपा की दलाली करते हैं और शाम को सुंदर लड़कियों की फोटो तलाश तलाश कर ट्विटर पर ठरकियों वाला कमेंट करते हैं। जी सही सुना आपने, इनको ठरकी बूढ़ों की श्रेणी में आप रख सकते हैं। एक नंबर के ठरकी निकले योगेश गुप्ता। जब इनका ट्विटर अकाउंट खंगाला गया तो मालूम चला कि जो लड़कियां अपनी तस्वीरें लगाती हैं ट्विटर पर, वहां जाकर ये कमेंट करते हैं। और कैसे कैसे कमेंट करते हैं वो मैं मुंह से बोल के नहीं बता सकता, आप खुद पढ़ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक इनकी कई सारी तस्वीरें चला दे रहा हूं। लड़कियों की तस्वीरें मैंने ब्लर कर दी हैं, मेरा कोई उद्देश्य उनके साथ किसी भी तरह के बर्ताव का नहीं है। ये जो ठरकी बूढ़ा योगेश गुप्ता राहुल गांधी को शिक्षा दे रहा है, ये क्या है असल में, सिर्फ ये बताना मेरा उद्देश्य है। और आप सोचिए कि जो आदमी ट्विटर पर यह हरकतें कर रहा है, कहीं विदेश सेवा में रहते हुए भी तो ऐसी ही हरकतें नहीं की थी। जिसकी फाइल या फिर जिसकी वीडियो या फिर जिसकी सीडी बड़े साहबों के पास है, तो ऊपर से डंडा चला तो इन्होंने बिना पढ़े नीचे सिग्नेचर कर दिया। तो ये तो हो गए ठरकी योगेश गुप्ता जी, जो अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करके गायब हो चुके हैं। अब इसके बाद में ये जो एमिनेंट लोग हैं, इनके सम्मान की एक एक करके कलई खोलना शुरू करता हूं। ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है, इसमें कुल 7-8 लोग आपको दिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने टाइम में जबरदस्त करप्शन किया है। दीपक सिंघल हैं, जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी रहे। इनके ऊपर 1,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था कि जो रिवर फ्रंट बना है, जो गोमती रिवर फ्रंट बना है, उस पे इन्होंने 1,500 रुपए का गबन किया था, घोटाला किया था। जस्टिस एसएन ढींगरा हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने कोर्ट अपॉइंटेड ऑब्जर्वर ये थे और उस पद पर क्विड प्रो को किया, यानी मैं आपका फायदा पहुंचाऊंगा, आप मेरा फायदा पहुंचाना, और इस तरह से करप्शन किया। एलवी सुब्रमण्यम है, इन्होंने भी इसी तरह के करप्शन किए हैं। आरएन सिंह है, जो फार्मर डीजीपी हैं, रामनारायण सिंह इनका पूरा नाम है। आप देखिए कि इनके यहां से किस तरह से रुपए बरामद हुए थे। 3 करोड़ रुपए कैश मिला था और वो जो रेट पड़ी थी वो इनकम टैक्स की रेट थी, यानी इनकम टैक्स ने इनके घर से 3 करोड़ रुपए का काला पैसा, काला धन, घूस का धन बरामद किया था आरएन सिंह साहब के। इन्होंने भी सिग्नेचर किया है। एके मुनप्पा है, जो कर्नाटक के पूर्व सचिव हैं, फार्मर सेक्रेटरी हैं। इनके ऊपर जो वहां केपीएससी एग्जाम होता है उसमें करप्शन का आरोप लगा था। रमेश झलकी जो है वो कर्नाटका के फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। इनके ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति रखने का मुकदमा चला था। बीके सिंह हैं, जो फार्मर आईएफएस हैं, इनके ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति रखने का मुकदमा चला था। तो एक से एक महाभ्रष्ट शामिल हो गए हैं राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने वाले गैंग में। अब क्या है, इनकी फाइलें पड़ी हैं, नहीं मानेंगे साहब की बात तो जेल के अंदर जाएंगे, पैसे की वसूली अलग होगी। इसलिए इनके लिए अच्छा यही था कि साहब ने जहां कहा वहां इन्होंने सिग्नेचर कर दिया। और अब बताता हूं आपको एक अलग तरह के जीव जंतु यानी प्रजाति का मामला, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की। तस्वीर देखिए संजीव त्रिपाठी की, जो पहले रॉ के चीफ थे। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी पहले शामिल हो चुके हैं। लक्ष्मी पुरी जी का नाम बहुत मजेदार है। लक्ष्मी पुरी जी बेसिकली केंद्रीय मंत्री जो हमारे पेट्रोलियम के हैं, हरदीप पुरी, उनकी पत्नी है। यानी मोदी जी के मंत्री की पत्नी है, हरदीप पुरी जी की पत्नी है लक्ष्मी पुरी, जो खुद एक्स आईएफएस है, अपने आप को मोदी जी का प्रशंसक बताती हैं।
तो अब अगर मंत्री जी की पत्नी इस चिट्ठी पर सिग्नेचर नहीं करेंगी तो क्या होगा। वैसे याद दिला दूं कि हरदीप पुरी का नाम कुछ दिन पहले जो कुख्यात एप्स्टीन है उसके मेल में आया था। गर्ल्स पहला शब्द था उसका, उस पर हमने डिटेल में बात की थी। अनिल त्रिगुणायत हैं, ये पूर्व राजदूत हैं और आरएसएस से जुड़े हुए विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हैं, बीजेपी से भी जुड़े हैं। जस्टिस शुभ्रो कमल मुखर्जी हैं जो एक्स चीफ जस्टिस हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और इन्होंने किसी जमाने में टीपू सुल्तान पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। जस्टिस एसएन ढींगरा हैं, एक्स जज हैं, ये बीजेपी सरकार द्वारा जो रॉबर्ट वाड्रा की जांच के लिए आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष हैं। डायरेक्टली तो बीजेपी में नहीं आए हैं लेकिन बीजेपी में रहने वालों जैसा ही काम करते हैं। और सुन लीजिए आप, प्रभात शुक्ला, अशोक मित्तल, मेजर जनरल ध्रुव कटोच, ये इंडिया फाउंडेशन में है। वीरेंद्र गुप्ता, ये राष्ट्रीय सहयोग परिषद में है जो आरएसएस का संगठन है। आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ये अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में है, ये भी आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन है। जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं जो सीधे सीधे विश्व हिंदू परिषद में है। जस्टिस पीएन रविंद्रन हैं, संजीव त्रिपाठी का मैंने नाम लिया, अय्यर कृष्णा राव हैं, भास्वती मुखर्जी हैं, टीपी सेन कुमार हैं, निर्मल कौर हैं, बीएच अनिल कुमार हैं, भास्कर राव हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स हैं और मेजर जनरल पीसी खारबंदा हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मौका पड़ने पर पूर्व जज और पूर्व क्या क्या बन जाते हैं और असल में सब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रहते हुए ये लोग उस चिट्ठी पर सिग्नेचर कर रहे हैं तो उस चिट्ठी को क्यों ना भारतीय जनता पार्टी की चिट्ठी माना जाए। एक ऐसी चिट्ठी जिसमें एक ठरकी बूढ़ा है, करप्शन के आरोप में फंसे हुए लोग हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। ये 272 का जो गैंग है, ये गैंग कहीं मोदी जी और शाह साहब का गैंग तो नहीं है। आपके समझ में आ रहा है ना। सवाल इसलिए उठते हैं, देखिए, चिट्ठी लिखना सबका अधिकार है, सबका हक है। अगर किसी को लगता है कि कोई देश का बुरा कर रहा है तो उसको बिल्कुल चिट्ठियां लिखनी चाहिए, लेकिन चिट्ठियां कभी प्रधानमंत्री को भी लिखनी चाहिए। मणिपुर में जब 2 महीने तक, 2 महीने में कैसे बोल गया, गलती, 2 साल तक लगातार स्थितियां ऐसी बनी रही कि लोगों के घर जलते रहे, दंगे चलते रहे, प्रशासन ठप पड़ा रहा, बलात्कार होते रहे, क्या क्या नहीं हुआ। 2 साल तक मणिपुर जलता रहा, इनमें से किसी का मुंह नहीं खुला। इनमें से किसी को याद नहीं आया कि एक चिट्ठी लिख दे। चलो चिट्ठी नहीं लिखते, एसएमएस कर देते, मेल कर देते एक चिट्ठी कि नरेंद्र मोदी जी, आपके राज में 2 साल से एक प्रदेश जल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और एक प्रदेश 2 साल से जल रहा है, आपको शर्म नहीं आती। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं जो उस प्रदेश में जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, मणिपुर जा तक नहीं रहे हैं, मणिपुर पर बयान तक नहीं दे रहे हैं। एक बार ये चिट्ठी लिख दी होती, एक बार ये चिट्ठी लिख दी होती कि कैसे ये हो रहा है कि गोमांस के नाम पर लोगों को लिंच किया जा रहा है, गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। गोहत्या अपराध हो सकता है, गोहत्या के लिए कानून है कई जगहों पर, लेकिन गाय के लिए किसी मनुष्य की हत्या कर देना, और वो भी पुलिस द्वारा नहीं, कानून द्वारा नहीं, गुंडों द्वारा उनकी हत्या कर देना, जिससे आज अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में रिलीजियस इंटॉलरेंस की बात की गई है, कहा गया है कि भारत में ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जिन नियमों के चलते अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार और रिप्रेशन और दमन बढ़ रहा है। पहले ही चिट्ठी लिख दी होती कि मोदी जी, आपके राज में यह कैसे हो रहा है। चिट्ठी तब लिख दी होती जब पाकिस्तान ने दावा किया कि 6 जहाज हमने गिरा दिए और सारी दुनिया के अखबारों और मैगजीन्स में इस तरह की खबर आई। यहां तक कि अमेरिका की रिपोर्ट में भी अब कह दिया गया है कि पाकिस्तान भारी पड़ा था। उस समय क्यों नहीं चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिख देते कि मोदी जी आइए, एक बार कम से कम बताइए कि कितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, कितना नुकसान हिंदुस्तान का हुआ है। लेकिन नहीं, उस समय तो चिट्ठी नहीं लिखी। जिनके घरों से करोड़ों के कैश पकड़े गए हों, उनके अंदर चिट्ठी लिखने की हिम्मत कहां से होती। चिट्ठी तो तब लिखनी चाहिए थी जब इस देश में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके चलते इस देश में जो चुनाव है उसकी जिम्मेदारी ऐसे आदमी को दी जाएगी जो सत्ताधारी पार्टी का प्यारा होगा।
आपको पता है ना, पहले 3 लोगों की जो कमेटी बनती थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होते थे, उनको किनारे किया गया, उसकी जगह पर सरकार का मंत्री शामिल किया गया। तो अब प्रधानमंत्री होते हैं और साथ में गृह मंत्री बैठते हैं और वो दोनों लोग मिलकर चुनते हैं कि कौन होगा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। एक तीसरे व्यक्ति के रूप में विपक्ष के नेता को बिठाया जरूर जाता है, लेकिन 2 के बदले 1 वोट जब पहले ही तय हो गया तो कोई निष्पक्ष काम तो हो ही नहीं सकता है। अगर भारत के लोकतंत्र की इनको इतनी चिंता थी तो तभी चिट्ठी लिखनी चाहिए थी कि मोदी जी, हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा अगर सत्ताधारी दल अपने हिसाब से चुनाव कराएगा। चुनाव आयुक्त को बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन तब तो इनके कलम की स्याही सूख गई थी, तब तो इनके आंखों की शर्म मर गई थी, तब इनसे एक लफ्ज ना कहा गया, एक लफ्ज ना लिखा गया। और अब ये राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं। है कौन ये चिट्ठी लिखने वाले? जो खुद करप्ट हैं, खुद ठरकी हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन चुके हैं, उनके चिट्ठी लिखने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। जैसे एक आदमी का नाम मैं दोबारा लूं, ये तस्वीर आप देखिए, ये संजीव त्रिपाठी हैं। ये आईपीएस अधिकारी थे, रॉ के चीफ रहे और 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चिट्ठी तो इनको लिखी जानी चाहिए कि आप रॉ जैसी संस्था के चीफ थे, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप 2014 में सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चिट्ठी इनसे पूछनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गोपनीय जानकारियां आपके पास थी वो आपने भारतीय जनता पार्टी से शेयर की। चिट्ठी तो इनसे पूछनी चाहिए कि क्या जब आप नौकरी कर रहे थे तो आपने कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप अलाउ किया या नहीं। चिट्ठियां तो इनसे पूछनी चाहिए कि अपने पद पर रहते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी का काम कैसे किया। चिट्ठी तो पूछनी चाहिए, अगर पूछना ही है आपसे तो एमएस सोनी से पूछनी चाहिए कि आपने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हुए गुजरात दंगों के बाद क्या नरेंद्र मोदी के प्रति वफादारी दिखाई। सवाल उनसे यह पूछना चाहिए कि जब बेस्ट बेकरी दंगे हुए थे 2002 के और उसके मुकदमे को गुजरात से मुंबई ट्रांसफर किया जा रहा था तो आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध क्यों किया था? क्यों आपने कहा था कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये लीगल नहीं है, इमोशनल है? आपने आरोपियों का बचाव किया था, उस दंगे में जो आरोपी थे उनका बचाव किया था। मीडिया ट्रायल कहा था जब उनके खिलाफ खबरें छप रही थी और भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ मंच साझा किया था। सवाल आपसे पूछना चाहिए कि जज रहते हुए आपने अपनी जिम्मेदारी क्या ठीक से निभाई थी? सवाल आदर्श कुमार गोयल से पूछना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे कि ऐसा आपने क्या किया कि वहां से रिटायर होते ही आपको एनजीटी का अध्यक्ष बना दिया गया। आपके ऊपर तो वाजपेयी के भी एहसान है और इस सरकार के भी एहसान है और आपको तो आरोप लगा था कि आपने एससी एसटी एक्ट को कमजोर करने की कोशिश की थी और इसी वजह से जब आपको एनजीटी का चेयरमैन बनाया गया था तो दलित संगठनों ने इसका विरोध किया था। सवाल आपसे पूछे जाने चाहिए कि आखिर आप लोग राजनीति में क्या करने चले आए? अच्छी खासी बड़ी सरकारी नौकरी की, रिटायरमेंट के बाद सारे रिटायरमेंट बेनिफिट हैं और उसके बाद भास्वती मुखर्जी जैसे लोग या बाकी लोग आखिर पॉलिटिक्स में क्यों आ जाते हैं? मुझे याद आता है बंगाल का वो जज जो रिटायरमेंट के अगले दिन भाजपा में शामिल हो गया और कहता है कि मैं तो जिंदगी भर आरएसएस से जुड़ा रहा लेकिन नौकरी थी, नौकरी छोड़ते ही मैं बीजेपी में शामिल हो गया और चुनाव लड़ने चला गया। आप सोचिए कि जब वो आदमी कुर्सी पे बैठता होगा तो वो संविधान के हिसाब से न्याय करता होगा या फिर आरएसएस और बीजेपी को खुश करने के लिए न्याय करता होगा। सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए। सवाल पूछा जाना चाहिए दीपक सिंघल साहब से कि आप तो यूपी के सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट अधिकारियों की सूची में रहे। आपके ऊपर भ्रष्टाचार से लेके टैक्स चोरी से लेके शेल कंपनी तक हर तरह के आरोप लगे। पहले आप सपा के करीब थे, फिर आप भाजपा में कैसे आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी चमड़ी बचाने के लिए आप राजनीति में आए हैं? और ऐसा सवाल बीएस बस्सी से पूछा जाना चाहिए जो दिल्ली पुलिस के पूर्व प्रमुख थे और उसके बाद उनको यूपीएससी का मेंबर बनाया गया कि आप प्रोटोकॉल तोड़कर राहुल गांधी के घर पर छापा मारने चले गए थे उनकी शारीरिक बनावट का पता करने के लिए कि बाल का रंग और आंखों का रंग कैसा है। क्या यह छापा लीगल था? जरा दिल पे हाथ रख के आप एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। और कोई भी अगर संवैधानिक कंट्री होती, कोई भी अगर डेमोक्रेटिक नेशन होता
तो विपक्ष के नेता के इतने बड़े आरोपों और इतने सारे सबूतों के बाद मांग यही होती कि चुनाव आयोग की जांच किया जाए कि कैसे इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं। अगर ये जो 272 लोग हैं इनके मन में भारत के भले की बात होती तो ये चुनाव आयोग से डिमांड करते कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं, सबूत दिए गए हैं, इन सबूतों की जांच कीजिए। एक 3 लोगों की कमेटी बने जो इन सबूतों की 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर जांच करके दे और अगर गलतियां हो रही हैं चुनाव आयोग से तो उसको सुधारा जाए। लेकिन हुजूर आला डेमोक्रेसी हमारे यहां से बाय बाय करके जा चुकी है। न्याय धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा है, वो भी एक दिन चला जाएगा। और इसीलिए ये 272 लोग जो किसी न किसी रूप में या तो फंसे हुए हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये इस तरह की चिट्ठियां अगर लिख रहे हैं तो जनता भी समझ रही है कि इसका आदेश कहीं और से नहीं, सीधे मोदी और शाह से आ रहा है। और इसीलिए ऐसी चिट्ठियां गटर में डाल दी जाएंगी। इसीलिए ऐसी चिट्ठियों को गोदी मीडिया के अलावा कोई किसी तरह का महत्व नहीं देगा। आपको क्या लगता है बताइएगा। जो कुछ मैंने कहा उसके बाद इन 272 लोगों की चिट्ठियों पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। साथ में अगर ये वीडियोस आपको काम के लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो 3 रुपए रोज से भी कम पर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन बटन दबाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो हमने लिंक दिया है उसके थ्रू आप हमारी ताकत बनेंगे। तभी तो हम वो सच कह सकेंगे जो कहने से गोदी मीडिया डरता है, बचता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।